आप बीपीएससी मेंस में 8 मार्क्स वाले आंसर्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको लगता है कि आप लिखते तो हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में बीपीएससी मेंस के 8 मार्क्स आंसर्स का परफेक्ट फॉर्मेट सिखाऊंगी, जिसे फॉलो करके कोई भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे फॉर्मेट के बारे में बताने वाली हूँ जिसे एग्जामिनर सबसे ज्यादा पसंद करता है। अक्सर स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं, बिना स्ट्रक्चर के लिखना, लंबा लंबा लिख देना, हेडिंग्स ना देना, कंक्लूजन छोड़ देना, और इसी कारण मार्क्स कट जाते हैं। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तुरंत समझ आता है कि आप टॉपिक जानते हैं, आपका आंसर स्मार्ट दिखता है, कम समय में ज्यादा लिख पाते हैं, आपकी राइटिंग नीट और ऑर्गेनाइज्ड लगती है। इसलिए आज का फॉर्मेट आपके मार्क्स में रियल डिफरेंस लाएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट स्ट्रक्चर की, जो 3 सिंपल पार्ट्स में होता है: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में हमें 2 से 3 लाइन्स लिखने होते हैं, मेन बॉडी में 4 से 5 पॉइंट्स में लिखना होता है, एंड कंक्लूजन को 1 या 2 लाइन में लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में हम डिफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। मेन बॉडी में हम हर पॉइंट में सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में लिख सकते हैं, साथ में उसमें सब हेडिंग हमें जरूर देना है, जहाँ जरूरी हो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। कंक्लूजन में हमें बैलेंस्ड कंक्लूजन को रखना है, आगे की दिशा को सजेस्ट करना है। सो यही वह फॉर्मेट है जो एग्जामिनर की सबसे ज्यादा एग्जामिनर को पसंद है। ठीक है, अब मैं आपको इसी फॉर्मेट में एक लाइव एग्जाम्पल आंसर समझाती हूँ। ठीक है, तो सवाल लेते हैं: लोक अदालत की वैधानिक स्थिति तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साथ ही पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में लोक अदालत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि लोक अदालत की वैधानिक स्थिति और लोक अदालत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। और इसमें एक लाइन और है: साथ ही पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में लोक अदालत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे एक कीवर्ड्स है, मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन कीजिए का क्या अर्थ होता है? किसी भी विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को तर्क सहित बताकर अंतिम निष्कर्ष देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमें लोक अदालत के बारे में बताना है, फिर मेन बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोक अदालत की वैधानिक स्थिति हमसे पूछा जा रहा है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को पूछा जा रहा है, और पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में लोक अदालत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछा जा रहा है एंड यहाँ पे निष्कर्ष देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम भूमिका में क्या लिखेंगे? तो भूमिका में हम ये बताएंगे कि लोक अदालत क्या है। ठीक है, तो लोक अदालत एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है जहां मामलों को आपसी समझौते और सुलह के आधार पर जल्दी, सस्ते और सरल तरीके से निपटाया जाता है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका ये इंट्रो हो गया। अब ध्यान देना, मेन बॉडी में हमें इन्हीं 3 पार्ट को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लोक अदालत की वैधानिक स्थिति। ठीक है, तो लोक अदालत की वैधानिक स्थिति में हम क्या क्या लिखेंगे? तो लोक अदालत एक वैधानिक संस्था है, इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी, और ये जो है आर्टिकल 39 के क्लाउज ए के तहत इस व्यवस्था को बनाया गया था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें कि लोक अदालत द्वारा किया गया समझौता न्यायालय की डिग्री के समान माना जाता है और यह अंतिम होता है। और इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे कि इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, क्योंकि यह दोनों पक्षों की सहमति से होता है। ठीक है, तो इसकी लोक अदालत की वैधानिक स्थिति को हमने 2 से 3 पॉइंट में समझा दिया है। अब हमें लिखना है लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में हम क्या लिखेंगे? सुलह और समझौते पर आधारित न्याय, तेज, सस्ता और सरल न्याय, कोई कोर्ट फीस नहीं लगता इसमें। इसमें दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होती है, जबरदस्ती निर्णय नहीं होता है, और निर्णय तुरंत लागू होता है। छोटे छोटे मामलों, मोटर दुर्घटना, बिजली पानी बिल आदि में विशेष उपयोगी होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे विवादों का निपटारा करने में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है लोक अदालत। तो वही लोक अदालत की प्रमुख विशेषताओं को भी हम 3 से 4 पॉइंट में बता देंगे। अब यहाँ पे ये इसका लास्ट पार्ट है, पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में लोक अदालत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। तो जब भी हमें किसी भी चीज का मूल्यांकन करना होता है तो हम उसके सकारात्मक पक्ष को लिखते हैं और उसके नकारात्मक पक्ष को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा टेबल बना देना है और वहाँ पे हेडिंग देना है: पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में लोक अदालत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। एक साइड सकारात्मक पक्ष, एक साइड नकारात्मक पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे लोक अदालत की खूबियां और एक साइड लोक अदालत की चुनौतियां, इस तरह का भी आप लिख सकते हैं। तो मैं मतलब, लेकिन जब किसी भी क्वेश्चन का जब मूल्यांकन करना होता है तो इसको 2 पक्षों में समझाना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो सकारात्मक पक्ष में लिखेंगे कि वर्षों का मुकदमा कुछ घंटों में निपट जाता है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, यह गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है लोक अदालत, मुकदमों का बोझ घटाता है, जिससे पारंपरिक अदालतों पर दबाव कम होता है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो इसके नकारात्मक पक्ष क्या है? निर्णय सहमति पर आधारित है, इसलिए गंभीर और जटिल मामलों में यह प्रभावी नहीं होता है। गंभीर मामलों में यह ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। कभी कभी कमजोर पक्ष को दबाव में समझौता करना पड़ सकता है। ये सब इसके नकारात्मक पक्ष है। गंभीर अपराधों के मामले यहाँ नहीं सुने जा सकते। ठीक है, लोक अदालत में। तो ये 2-3 पॉइंट में हमने इसका मूल्यांकन भी कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है निष्कर्ष। ठीक है, तो हम निष्कर्ष को एक मतलब बैलेंस करके निष्कर्ष को लिखेंगे। ठीक है, तो भूमिका और मेन बॉडी को बैलेंस करके हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे और क्या लिखेंगे? अतः लोक अदालत लोगों को तेज, सस्ता और सरल न्याय देती है और अदालतों का बोझ भी कम करती है। कुछ सीमाएं होने के बावजूद न्याय की पहुंच बढ़ाने में यह बहुत उपयोगी व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट किसी भी 8 मार्क्स आंसर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा है। ठीक है, सो ये आप लोग देख सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मेट को लिखा है, इसकी वैधानिक स्थिति, इसकी विशेषताओं को बताया है, इसके दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया है, साथ में एक छोटा सा कंक्लूजन भी दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको आंसर किस तरह लिखना चाहिए। छोटे वाक्य लिखें, कठिन शब्दों से बचें, हर पॉइंट में 2 से 3 लाइन्स मैक्सिमम लिखें, नीट हैंड राइटिंग लिखें, साफ सुथरी हैंड राइटिंग लिखें, जहां जरूरी हो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दें और कोशिश करें कि 8 मार्क्स का आंसर 1 पेज या 1.5 पेज में आ जाए। ठीक है, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स नहीं भर देना है आंसर में, हेडिंग नहीं देना, कंक्लूजन छोड़ देना, सवाल इधर उधर चले जाना, मतलब पूछ कुछ रहे आप लिख कुछ और रहे हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। तो दोस्तों, यह था बीपीएससी मेंस 8 मार्क्स आंसर का परफेक्ट फॉर्मेट। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और हाँ, अगर आप 38 मार्क्स आंसर का भी परफेक्ट स्ट्रक्चर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।